लीगल प्रोफेशन में जो नए लॉयर्स आ रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा गया कि लीगल प्रोफेशन स्पेशली कोर्ट प्रैक्टिस। तो जो ये आपने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की, तो पहला कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो आई डिडंट वांट दैट लेडी वर्ड टू बी, क्योंकि हमारे यहाँ या पूरे वर्ल्ड में भी लेडीज के लिए वर्ड यूज होता है एम्पावरमेंट। आपने हमेशा सुना होगा फीमेल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। कभी आपने मेल्स के लिए ये वर्ड सुना है? आई एम ट्राइंग टू एम्पावर मेल्स, मेल एम्पावरमेंट मूवमेंट। हाँ, नहीं सुना होगा। वो शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कैसे मैं जल्दी पैसा कमाऊं, यू नो। जो पहले ऐसे तो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। जो पहले इंटरेस्ट था ना टू नो द डेप्थ ऑफ लॉ, वो तो बचा ही नहीं है। और हम लोग अभी आजादी के 74-75 तो 75 साल में भी इतना टाइम लग गया कि फीमेल इक्वालिटी पर नहीं आ पाए। दिस इज द फेलियर ऑफ द सिस्टम। वन लॉ जो आप चाहती है कि ये बदलाव है इस लॉ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एडवोकेट पंकज कुमार, और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में द लीगल बॉस की फाउंडर एडवोकेट पूजा खंडेलवाल, जो कि काफी ही चर्चा में रहती हैं और देश के कोई भी ऐसा सवाल हो या कोई भी ऐसा सोशल पर्सपेक्टिव हो या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, खास करके जुडिशियल एक्टिविज्म में ये बहुत ही एक्टिव रहती हैं और आए दिन हर जगह आपको ये दिख जाएंगी जुडिशियल एक्टिविज्म करते हुए, लोगों को न्याय दिलाते हुए, जो कि अक्सर लोग बचते हैं। कानून में भी लोग विदाउट फीस कोई काम नहीं करते, लेकिन एडवोकेट पूजा खंडेलवाल ने अपने दम पर ये एक मुहिम छेड़ी है पूरे देश में कि वो पूरे देश में उन महिलाओं के लिए, उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ ये उनको न्याय दिलाएंगी। और जो भी जूनियर्स एडवोकेट आ रहे हैं देश में, जो भी जुडिशरी में आना चाहते हैं, उनको ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। तो आइए स्वागत करते हैं एडवोकेट पूजा खंडेलवाल का। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली इंट्रोडक्शन दैट यू गेव मी पंकज जी। जी, थैंक्स अ लॉट। जी मैडम, पहला ही मेरा सवाल है मैडम, मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल देखा तो आपने उसका टाइटल जो नेम है, यूजर नेम द लीगल बॉस रखा है। ये एक खास करके इंडियन महिला के लिए, खास करके एक वुमेन के लिए और बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि महिलाओं को जनरली जो है कॉर्पोरेट कल्चर में या कहीं भी बॉस के तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नॉट इन द घर में भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फीमेल्स को कोई बॉस एड्रेस नहीं करता। तो ये बताइए कि इसका क्या मतलब है? मैंने जब सोचा दिमाग में, एक्चुअली मेरा बचपन से नेचर थोड़ा बॉसी है, अथॉरिटेटिव है, बीइंग नंबर 1 बाय न्यूमरोलॉजी। तो मैं जब भी किसी से, एक होता है, लोग दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक होता है लीडर्स, एक होते हैं फॉलोअर्स। कि एक होते हैं जो हर पाथ में, हर जो भी काम करें उसको लीड करते हैं, वो लोग अपना पाथ खुद बनाते हैं। और एक होता है कि जो उसे फॉलो करते हैं, जो लोग उस पाथ को। तो मुझे हमेशा से अपने रास्ते बनाने की आदत थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड लीगल बॉस इसीलिए नाम रखा गया कि यू नो आई केम इनटू लॉ बट I am the boss of my own life. Legal boss से कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि I am arrogant about this. No, I'm not arrogant. I want to tell people कि you all are the boss of your own life. आप जो भी इंसान बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आया है, अपने आप उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई है इस दुनिया के अंदर, that person is a boss or boss lady. The word is the boss lady. So I didn't want that lady word to be, क्योंकि हमारे यहाँ या पूरे वर्ल्ड में भी लेडीज के लिए वर्ड यूज होता है एम्पावरमेंट। आपने हमेशा सुना होगा फीमेल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। कभी आपने मेल्स के लिए ये वर्ड सुना है? आई एम ट्राइंग टू एम्पावर मेल्स, मेल एम्पावरमेंट मूवमेंट। हाँ, नहीं सुना होगा। हमेशा फीमेल से अटैच होता है ये, क्योंकि फीमेल इज कंसिडर्ड एज अ वीकर जेंडर, यू अंडरस्टैंड। सो मैं ये चाहती थी कि मी बीइंग सो प्रोग्रेसिव एंड आई वांटेड टू गिव टू ऑल, तो अगर हम बॉस वर्ड यूज कर देते हैं लीगल के साथ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, सो एंड कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माय ओन। सो दैट्स ग्रेट।
yes. So That's great. boss word का मतलब हुआ कि I am the boss of my own life. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक जवाब आपने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को बॉस होना ही चाहिए अपनी बिल्कुल। लाइफ का हाँ मतलब जी, खुद बिल्कुल, डिसीजन। बिल्कुल, आप जी। किसी पे डिपेंडेंट ना रहे कि ये हाँ, मुझे हाँ, करके बिल्कुल। देगा तो मैं करूंगी। फिर जी, लड़कियों की जी, सोच कैसे हाँ, होती है, हाँ, हाँ। ये मुझे ला के देंगे तो मैं करूंगी, हाँ। ये सेल्फ गलत है। डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने बोला है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने लॉ एज ए कैरियर को चुनने का कब डिसीजन लिया, और दूसरा कि या कहीं से आप इंस्पायर हुई, जो कि या कोई खास मूवमेंट रहा जिससे आप इंस्पायर हुई कि लॉ, आई शुड चूज लॉ एज ए कैरियर? एक्चुअली 2021 के अंदर मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई, लाइक इन द सेंस मेडिकल नेग्लिजेंस। आई वेंट थ्रू अच्छा। मेडिकल नेग्लिजेंस माई सेल्फ। आई ऑलवेज हैड द लॉ डिग्री। मैंने जो अब बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मैंने उनके साथ भी इनिशियली, जब वो सीनियर एडवोकेट थे, मैंने उनके साथ भी जब मैंने लॉ पास आउट किया था, आई हैड वर्कड विद हिम। बट इनिशियली आपको पता है कि जब हम लॉ इंटर्न होते हैं तो कुछ पैसे तो मिलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल था। मुझे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे एंड मुझे बहुत पैसों की ना उस टाइम क्रंच था। बहुत और नीड था। हाँ, और आपको पता है डेली सुप्रीम कोर्ट आना, और उस एज के अंदर कितनी आपको प्रैक्टिस समझ में आएगी। हाँ जी। पैसा था नहीं बिल्कुल भी, एंड मेट्रो से आना जाना, ये वो, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। जी। तो मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट विद अ जॉब, एंड देन मैंने एनजीओज में भी जॉब की, और एनजीओ के थ्रू मुझे एक कंपनी में हायर कर लिया था। तो बट ऑब्वियस देखिए, वहां पे मुझे स्ट्रेट अवे सैलरी मिल रही थी, और जूनियर, जब मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एज अ जूनियर वर्क कर रही थी, तो इनिशियली की बात कर रही हूँ मैं, तब मेरे पास पैसा ही नहीं था टू सस्टेन इन व्हेन व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिच मैन्स प्रोफेशन, बिकॉज व्हेन यू कम टू दिस प्रोफेशन, आप ये सोच के आए, आप पैसे के बारे में ना सोच के आए, यू जस्ट थिंक दैट आई हैव टू वर्क फॉर दिस प्रोफेशन। तो मेरा एम यही था कि अब जब भी कभी वापसी करूंगी तो उस स्टेट में वापसी करूंगी कि पैसा कमाना मेरा मोटो नहीं हो इनिशियली, बस ये हो कि मुझे काम करना है। अच्छा। तो उस टाइम बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी आई कुड नॉट फुलफिल दैट डिजायर और द ड्रीम ऑफ माइंड। फिर ये मेडिकल नेग्लिजेंस जब हुआ मेरे साथ, और मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब एक डॉक्टर की गलती की वजह से, ही वॉज अ हेड इन सीके बिरला, अभी भी उनका खुद का हॉस्पिटल बन चुका है अब। तो वो जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, जब वो डायग्नोस हुआ, तो मैंने 10 महीने तक डेली सुबह शाम एंटीबायोटिक्स खाई होंगी, डेली 10 महीने 1000 mg एंटीबायोटिक्स आई वॉज गिवन। जबकि अगर आप मेडिकल मैनुअल्स और ये सब पढ़ें, मतलब आपकी माइक्रोबायोम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा अंदर से, बीइंग अ फीमेल, कि आप इतनी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जा रही है जस्ट टू किल दैट इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन WHO हाँ, एंटीबायोटिक्स फ्री वर्ल्ड बनाने की बात करता है। एब्सोल्युटली, इतनी आप एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। 4 मंथ्स तक का आई थिंक प्रोटोकॉल या कुछ है। तो मतलब वो इन्फेक्शंस को, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम कर दिया था। वो सर्जिकल इंटरवेंशन जब बॉडी में होती है ना, उसकी वजह से मुझे मतलब इन्फेक्शन फैल गया था बॉडी के अंदर। अच्छा। तो उसका इंडिया में जल्दी से इलाज भी नहीं था। मुझे ये डायग्नोसिस भी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ था। अच्छा। पता चला था कि मुझे ये हो गया। अच्छा। तो आई वाज वेरी डिस्टर्ब बिकॉज आई वाज ऑल अलोन। खुद ही अकेले हॉस्पिटल जाना, खुद ही अपना ट्रीटमेंट भी करना, खुद ही फाइनेंसेस भी मैनेज करना। तो पैसा उस टाइम तक मैं बिजनेस करती थी, मैंने अच्छा पैसा कमा लिया था, और प्लस मैं अब्रॉड में भी लॉ से रिलेटेड ये वो काफी सारी एक्टिविटीज आई यूज्ड टू डू। But then when I came back to India and I fell for this surgery and then medical negligence हुआ, तो मेरे को ये लगा कि अब तो लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। जब पैसे ही खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे लाइफ में। तो बट ऑब्वियस है, अगर आप मेरी जगह होंगे और आपके पास इस टाइम कुछ नहीं है, बस आपकी एजुकेशन तो है ना, आपकी डिग्री तो है, तो देन आई थॉट नो, आई गो बैक टू लॉ। मैं यही करूंगी अब, मतलब आई हैव टू प्रैक्टिस लॉ। और मेरे खुद के साथ क्योंकि नेग्लिजेंस हुआ ना, तो वो इतना स्ट्रांगली उस बात ट्रिगर कर गया, वो इफेक्ट कर गया मुझे मेंटली। सो आई वांटेड टू फाइट इट आउट, ना कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बेयर दिस इनजस्टिस व्हाटएवर हैपेंड विद मी, बिकॉज मुझे गिनी पिग की तरह जैसे उस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया, और इतनी डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, नारकोटिक्स, और 4 पेन किलर्स, ये वो, मतलब द होल प्लान वाज लाइक
ये मैंने सस्टेन किया, अदरवाइज मेरी जगह शायद कोई और फीमेल होती तो शी वुड हैव बीन शी विल नॉट सर्वाइव, या सर्वाइव, और या फिर उसे कोई भयंकर बीमारी अभी तक हो चुकी होती, शी वुड हैव बीन सफरिंग विद सम सीरियस एलिमेंट। तो मैं आई गॉट आउट ऑफ दैट, लाइक मैंने अपना को हील किया, सब चीज ठीक हुआ। और जब आदमी फ्री होता है तो वो क्या करता है, किताबें ही पढ़ेगा, किताबें पढ़ती थी, मैं मेडिटेशन करती थी। तो उस मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि यू नो व्हाट इज द पाथ ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई केम हियर, क्या करना है मुझे लाइफ में। सो अगेन आई केम बैक टू लिटिगेशन आफ्टर सच लाइक द गैप, आई केम बैक एंड देन एक्टिव प्रैक्टिसिंग के अंदर, मतलब एक होता है कि ठीक है आपको लीगल नॉलेज है पूरी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और then I came back to practice that now I'm going to start my journey again back which I left from। तो जो ये आपने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की, तो पहला कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए पहला कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही रहा, सीधी सी बात है। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो टू इनिशियली आदिश सर, मतलब जब प्रेसिडेंट बने उनसे भी पहले की बात है, क्या आई वाज वर्किंग विद अ लॉयर इन 30 हजारी, तो आई यूज्ड टू गो देयर। वहां पे तो आपको पता ही है कोर्ट्स की हालत और क्या सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। वो दिन कैसे थे आपके? मतलब मैं पहले इसका जवाब आप दे दीजिए कि पहला मैं अभी जैसे अभी लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ, कि अभी तो ऐसा है कि एक दिन में लाखों भी खर्च कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वो दिन ऐसे थे कि जैसे सुबह से लेके रात तक निकले हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि फिर याद आ रहा है कि खाना भी खाना था, भूख लग रही है। कभी जैसे समझ लिया आप मेरे कुलीग है, आपने मुझसे पूछ लिया, आपने कुछ खिला दिया, किसी ने और ने कुछ, मतलब जो जहां मिल लिया खा लिया ना। सड़क पे जो पराठे वाले नहीं खड़े होते हैं, लाइक सर्वाइवल, हाँ सर्वाइवल, इट वाज एग्जैक्ट कि बस जिंदा रहना और काम करना, मतलब जो मिल जाता था बस खा लिया। लेकिन फोकस यही था कि आई हैव टू डू, शुरू से मुझे पता था कि आई हैव टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ। मतलब मेरा फोकस ना खाने पे, चीजों पे, ये सब नहीं था। मेरा फोकस सिर्फ काम पे था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है मुझे। मेरा फोकस मतलब वो अंदर आग थी, वो आज, वो हमेशा से ही है। वो आग बचपन से थी या मतलब ये मेडिकल नेग्लिजेंस होने के बाद? नहीं, ये आग बचपन से ही थी, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस होने के बाद लीगल इसका जो टर्न है वो लीगल की तरफ ज्यादा हो गया। कि एक होता है ना कि अब आपने कमा लिया, अब अपनी लाइफ में आप रिलैक्स हैं, आप घूम रहे हैं, आप फैंसी कपड़े पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, बट लाइफ इज एमलेस। आपको ये नहीं पता कि मेरी लाइफ का एम क्या है। मैं एक लाइफ में ना जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तब आप अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढेंगे कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन एम, जिससे मुझे खुशी मिले, हमेशा खुशी मिले। क्योंकि अगर आज आपने सोचा कि ये फोन मुझे मिल जाए मुझे खुशी मिलेगी, जैसे ये फोन आपको मिल जाएगा ना, उसके 2 दिन बाद आप वैसे ही हो जाएंगे। आपको ये फोन कुछ ऐसा तो नहीं कि इसको आप देखते रहते, 2-3 दिन बाद ये आपके लिए नॉर्मल है। कोई गाड़ी चाहिए आपको, वो भी नॉर्मल है। तो ये तो टेम्पररी चीजें हैं, यू नो, बट आई वॉन्टेड अ परमानेंट हैप्पीनेस। तो वो कैसे मिलेगी? तो आई वॉन्टेड दैट डिग्निटी, दैट पोजिशन विच आई लॉस्ट। ये सब इश्यूज हुए मेरे साथ, और जो मैंने फेस किया, और जिस तरह से जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी चेकअप कराने के लिए, एंड the way he behaved, and he was like कि ठीक है, इसमें क्या हुआ, आप 4 महीने एंटीबायोटिक खाइए, 10 महीने कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा। अगर यही लाइन उसके साथ कोई करता और उसे बोलता कि चलो, जो उसकी गलती भी नहीं है, अगर मेरे को कोई बीमारी होती और मैं खा रही होती तो मुझे समझ में आता है। एक होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई बीमारी ही नहीं है और उसकी वजह से हो जाए, और वही डॉक्टर बोल रहा है आप खा लो तो क्या हो गया, यू अंडरस्टैंड? तो आई फेस्ड ऑल दैट, एंड दैट एंगर वाज देयर, दैट केप्ट बिल्डिंग. Okay. So I thought if it will keep building, this will destroy me and my healing. It's better to route this anger into something positive. So I came back to this field. So यही क्या होता है कि अगर हमें कुछ छोटी सी चीज है और उसको हमें उस इनजस्टिस को, या वो जहाँ पे भी आपके साथ अधर्म हो रहा है या गलत हो रहा है कुछ भी, वो एक्सप्लॉयटेशन मेरा ही नहीं है, वहां पे हो सकता है और भी लोगों की सर्जरीज हुई हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ हो. सो व्हाई नॉट टू मेक इट अ मैस कॉज, यू नो, लेट मी जस्ट फाइट इट आउट फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल. जैसे आपको पता है कि और भी जो मैंने चीजें की हैं, मैंने हर चीज में यही देखा है कि इस चीज को ऐसे कैसे किया जाए कि ये ऐसा नहीं लगे कि एक सिंगल पर्सन के लिए किया गया है, ये ऐसा, इसको एक लैंडमार्क बना दिया जाए. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बहुत सही. कि ये किसी के साथ ना हो. जी. लीगल प्रोफेशन में
जो नए लॉयर्स आ रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? ये क्वेश्चन उनसे पहले भी पूछा गया कि लीगल प्रोफेशन, स्पेशली कोर्ट प्रैक्टिस। फर्स्टली देखिए, कोर्ट प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी इनिशियली व्हेन समबडी कम्स टू द लीगल फील्ड दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। पीपल जो यंगस्टर्स को, जैसे एक वो इन्फ्लुएंसर था लीगल बाबा, वो उसके पॉडकास्ट पे उसने बोला कि लोग तो एक एक दिन का 2-2 करोड़ भी उठा रहे हैं। ही मेंशन्ड दिस लाइन, यू नो, आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन ही सेड लाइक दैट। ही डजंट रियलाइज द हार्ड वर्क ऑफ अ लॉयर व्हेन he is charging 2 crores, what kind of struggle he has gone from what stage, तब जाके वो इंसान ने अपनी प्रैक्टिस बिल्ड की है, तब जाके नॉट एवरीबडी इज चार्जिंग 2 crores, यू अंडरस्टैंड। तो वो चंक बहुत छोटा है। हाँ, कि वो लोग नंबर्स बहुत छोटे हैं। अगर आज मैं पूछ लूं आपसे, वो गिनती के नंबर्स हैं, हाँ, गिनती के नंबर्स हैं, मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के टॉप लॉयर्स का आप मुश्किल से 4-5 के नाम बता पाएंगे? हाँ। उसके बाद, और इस कंट्री में 10 लाख तो मान के चलिए, 10 लाख इनरोल्ड लॉयर्स होंगे यहाँ पे, तो उनकी सिचुएशन का क्या? वो लोग क्या हार्डशिप, लोगों को वो नहीं पता। उनको वो दिख रहा है कि ये हर घंटे का इतना कमाता है, ये केस का 3 लाख। आप ये कर करके यंगस्टर्स के दिमाग में ये डाल रहे हो कि बिल्कुल यू नो इस चीज को पूरा मनी के लिए, मनी ड्रिवन बना रहे हो कि जॉइन दिस फील्ड ओनली टू अर्न, यू नो। दोज पीपल हु हैव नो नॉलेज ऑफ लॉ, वो ये लॉ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं कि लॉ इज अबाउट, यू नो, कि एक लॉयर अगर इस फील्ड को ज्वाइन करता है ना, तो बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने ये क्वेश्चन पूछा और ये बोला कि लॉयर एक दिन में कितना कमा लेते हैं, लॉयर इतना कितना कमा लेते हैं। आपको पता है, वो आप उसकी अर्निंग पूछ रहे हो, उसके पास अगर उसने कितनी भी अर्निंग करी हो, उस अर्निंग के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना उसे स्पेंड करने का, उसके टाइम भी नहीं है। पैसे का सुख तो तभी होगा ना जब उसके पास टाइम हो। Do you know the kind of hardship people go through and the kind of work they have to do to practice in the Supreme Court or in the High Court? But people don't realize that. And और जो ये आपको मजे करते हुए दिख रहे हैं लोग, ये वो most of the people either they're fighting elections, जो आपको लगेगा हाँ ठीक है उनके पास पावर है, otherwise they have pushed any पैसा, like पहले से they are very rich. A person who is a new generation, like a first generation lawyer who comes to this field has to work very hard, you know, to build up their practice, to build up their reputation in this line, to get cases, to get trust. ये मतलब ये इस हार्डशिप के बारे में कोई बात नहीं करता, और ये कर करके आप यहाँ पे नए नए लोग इनवाइट कर देते हो कि भाई कोर्ट में आओ और ये करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यहाँ लाइजनिंग बढ़ती जा रही है, लोग दलाली करने लग गए हैं, सेटिंग कर रहे हैं। जो एक लेजिट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है ना, वो शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कैसे मैं जल्दी पैसा कमाऊं, यू नो। जो पहले तो लोग, ऐसे तो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। जो पहले इंटरेस्ट था ना टू नो द डेप्थ ऑफ लॉ, वो तो बचा ही नहीं है। इट्स लाइक एवरीवेयर इट्स बीन प्रमोटेड कि भाई इट्स ऑल अबाउट मनी, यू विल अर्न दिस मच ऑफ मनी। ये ऑल दैट ग्लिटर एंड गोल्ड, यू नो, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। आपको जो चमकती हुई चीजें दिख रही हैं, जैसे दिख रही हैं वैसे नहीं है। और अगर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस फाइल होता है, रिसर्च वर्क के अंदर फाइलिंग में कितना पैसा, अगर कोई खुद भी करेगा कितना पैसा खर्च होता है? क्या 10-20 हजार रुपए में केस हो जाता है? नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कि कोई बोलता है कि भाई उसने इतने पैसे लिए तो उसके खर्चा भी होता है भाई। इट्स नॉट दैट AOR को भी आप पे करते हो, और जो जिस लेवल का लॉयर है उसकी टीम भी उस लेवल की होती है। तो it has taken them years to build that kind of reputation and trust. तो why won't they encash it? आपने एक नाम लिया था लीगल बाबा, हाँ, जो कि आपने बताया कि वो उसका लाइसेंस मैं नहीं सस्पेंड करा कि वो एडवोकेट नहीं है। हाँ, वो क्योंकि वो सबको यही बोलता रहा फिरता था कि अपना वकील खुद बनिए, अपना वकील खुद बनिए, लाइक दैट। तो लीगल बाबा को आपने एडवोकेट और खत्म करा दिया। Yes, because he cannot practice ever because professional misconduct. He was doing out and out paid promotions और direct promotions। तो अब लीगल बाबा जो है वो सिंपल यूट्यूबर है। हाँ, सिंपल, he is just he is not a advocate। दर्शक ये ध्यान दें, हाँ, कि लीगल बाबा जो चैनल है यूट्यूब पे और तमाम सारे सोशल मीडिया पे, वो एक एडवोकेट नहीं है वो। और ये मैम जो सामने हमारे बैठी हुई हैं, इन्होंने ही उनका लाइसेंस
कैंसिल और कराया। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अरे इसका नाम लीगल बाबा है, आपका नाम लीगल बॉस है, तो इसलिए हो सकता है आपको जेलेसी हो। तो मैंने कहा लिसन, आई डोंट इवन नो दिस गाय, इसको मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपने लाइफ के अंदर। इसका नाम लीगल बाबा हो या लीगल कुछ भी हो, मुझे इसे ईगल हो, आई एम नॉट कंसर्न। जो ये कर रहा है, जो इसने प्रोफेशनल पेड मिसकंडक्ट किया प्रमोशन जो है, है, वो एक स्टील लूट डील के कैंपेन्स चला रहा था, गाड़ी में बैठ बैठ के वॉचेस बांट रहा है, लोगों को बोल रहा है आई एम द नंबर 1 इन्फ्लुएंस। उसके पहले उस पे लिखा हुआ था पेज के ऊपर कि नंबर 1 एडवोकेट इन्फ्लुएंसर ये वो। और एन एडवोकेट, आपने किसी बड़े एडवोकेट को देखा है? कभी कपिल सिब्बल जी अपने उसके बाहर लगाते हैं आई एम द नंबर 1 एडवोकेट, हरी साल्वे जी कभी बोलता है कोई? यू कैन नॉट डू डायरेक्ट प्रमोशन। अभी तक भी मैं थक ये गई। एडवोकेट एक्ट में ये हाँ, प्रोविजन है, people don't ये know. प्रोहिबिशन किया गया है। प्रोहिबिशन, इट्स अ वायलेशन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। आप डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर सकते। लोगों ने एडवोकेट एक्ट 1961 पढ़ा ही नहीं है इतनी साल। अभी भी मैंने अभी एक लेडी को, हाईकोर्ट की मैं नाम नहीं लूंगी, लेडी को मैंने आपको भेजा भी था, वो साड़ी पहनना सिखा रही हैं इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे। इमेजिन, आई एम नॉट बेसिकली दे आर सेलिंग सॉफ्ट पॉर्न, पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न बेच वो कुछ रही है भी ना। करे, तो वो कुछ भी करे, वो साड़ी पहनना सिखाएं, वो झाड़ू लगाना सिखाएं, वो बर्तन मांजे, द होल पॉइंट इज वो ये बोल रही है मैं हाई कोर्ट की लॉयर हूँ, आज मैंने कोर्ट में ये किया, कोर्ट रूम में ये होता है, और उसके बाद आप साड़ी पहन रही हैं। मतलब कपड़े बेसिकली बदल रही हैं वो कैमरा के सामने। मतलब हाउ डिसगस्टिंग इज दैट? लाइक यू आर स्लैपिंग अस ऑल प्रोफेशनल्स, हम सब उसी कैटेगरी में आ जाए। अगर तो ये ऐसा आप नहीं, आपको लग रहा है कि जो लॉ प्रैक्टिस की जो प्रोफेशन है वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड हो रही है? ऑब्वियसली द डिग्रेडेशन इज ऑन, यू नो, दिस प्रोफेशन जो ये आज से 40-50 साल पहले होता था, और जो लीगल नॉलेज होती थी लोगों के अंदर, और आज की डेट में मैं कह रही हूँ लीगल नॉलेज का एल भी नहीं पता लोगों को। जब लोगों को एडवोकेट्स एक्ट नहीं, मैंने कितने लोगों से जब बात की तो कहते हैं ऐसा भी कुछ है, ये तो पता ही नहीं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उनको कुछ नहीं पता, डेफिशिएंसी इन सर्विस उनको कुछ नहीं पता, उनको बीसीआई की गाइडलाइंस कुछ नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि लॉयर्स को वेरिफिकेशन करना, कुछ नहीं पता। बस एक लॉ की डिग्री है, मैं लॉयर बन गया, और वो अपना प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, दैट्स इट। उसमें आगे अपने आप को वो अपग्रेड तो करते ही नहीं। इसको रोका कैसे जाए? तो सी दैट इज व्हाई आई रोट द लेटर, एंड फिर यहाँ दिल्ली बार एसोसिएशन से वहां पे गया BCI में, एंड द गाइडलाइंस वर इशूड, नो सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। बट माय मेन एम, मैंने मनन शर्मा जी, मिश्रा जी को अभी फिर से लेटर लिखा था कि यू नो यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस अ लॉट, बिकॉज यू नो जिस तरह से एडवोकेट्स बढ़ते जा रहे हैं, देखो पहले आपको पता है गिने चुने तादाद थी एडवोकेट्स की, अभी आप देख लो ना 2 साल के अंदर कितने एडवोकेट्स बढ़ गए, कोर्ट में इतनी भीड़ होने लग गई। तो फीस के अंदर, फीस स्ट्रक्चर के अंदर भी और चीजों में भी, आज एक एडवोकेट को ये नहीं पता होता कि आज मेरे पास ये केस है तो ये 2 डेट के बाद मेरे पास ही रहेगा या किसके पास। वो दूसरा पर्सन बोल देगा कि जी मैं इतने में कर देता हूँ, मैं उतने में। अब क्लाइंट की भी गलती नहीं है, क्लाइंट को ये नहीं पता, क्लाइंट को जो सही सस्ता लग रहा है, जिसकी बातों में वो आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये मेरा एडवोकेट थोड़ा ज्यादा इगोइस्टिक है, ये ज्यादा थोड़ा सबमिसिव है, तो मैं ये मेरा काम ज्यादा अच्छे से कर लेगा। See, you never go, आप गलती सबसे बड़ी ये करते हैं एडवोकेट चूज करने में, never go by only by the experience of the lawyer, go by the expertise of the lawyer। अगर आप सिब्बल जी को खड़ा करके और यू नो डिजिटल डेटा या इसके रिगार्डिंग कोई साइबर लॉ का केस पकड़ा देंगे, तो नो डाउट उनके पास अपनी टीम है ये वो, बट ही वोंट बी अ प्रॉपर पर्सन फॉर दैट, यू नो। हर लॉयर का अपना एक फोर्टे है। हाँ, कोई क्रिमिनल लॉ करता है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर ही इज एन एक्सपर्ट। तो आप ये देखो कि किसकी किस चीज में, आप हर लॉयर को ना हर चीज दिए जा रहे हो, क्योंकि इसको मैं जानता हूँ, उससे मेरी जान पहचान है, वो बार में ये है, वो एडिशनल सेक्रेटरी है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जस्टिस नहीं मिल पाया, फिर आप गाली देते हो सिस्टम को कि लॉयर्स तो होते ही ऐसे फिर लोग हैं। बोलते हैं कि हाँ, justice नहीं मिलता। कानून बिकाऊ है, हाँ, पैसों वालों के लिए ही कानून है, न्याय पैसे पे खरीदा जाता है। ऐसा मतलब आए दिन मतलब लोगों के मुंह से सुनना होता है। क्योंकि इसीलिए सुन रहे हैं ना, क्योंकि आप जा ही गलत लोगों के पास रहे हैं। अगर आप लेजिट प्रैक्टिशनर्स के पास नहीं रहे, अब आपको चाहिए कि मैं एकदम शुद्ध खाना खाना चाहता हूँ, मेरा पेट खराब नहीं होना चाहिए, और मुझे बिल्कुल प्योर घी में खाना खाना है, और प्योर घी का आपको पता है पर केजी का कॉस्ट क्या है, और लेकिन आपको पैसे डालडा के भी नहीं देने हैं, तो फिर कैसे बन जाएगा? आप बताइए ना मुझे। आपको हलवा भी खाना है, हाउ इज इट पॉसिबल? जो नए एडवोकेट्स हैं उनका सबसे बड़ा जो परेशानी होती है, जो भी
नए ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स इनरोल होते हैं बार में, तो उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्लाइंट हैंडलिंग एक आर्ट है, यस ये सबको नहीं आता। जब नए क्लाइंट्स मिलते हैं, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए मतलब आप क्या क्या फॉलो करती हैं? सी लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू जॉइन दिस लाइन, मैंने आपको बताया ना मेरा नेचर थोड़ा बॉसी है। जी जी। तो एक लोग होते हैं जो हाथ जोड़ के काम करते हैं कि प्लीज मेरे को केस दे दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ, मैं ये वो मैं आपका ये भी कर दूंगा, मैं आप मतलब जो क्लाइंट बोलता है वो करते वो जाते कर हैं। देगा। मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, आई जस्ट टेल देम दैट यू लीव इट अप टू मी, इट विल बी डन एंड इट्स माय गारंटी इट विल बी डन। मैं आई एम ऑन सोशल मीडिया, माय पेज इज देयर, द लीगल बॉस। अगर खुद सोचिए मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे पेज पे तो कमेंट्स में गालियां बढ़ जाएंगी पूरे जगह। कुछ इफ आई एम लाइक, बिकॉज यूजुअली आपने देखा होगा लॉयर्स जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सोशल मीडिया पे होते ही नहीं है, या उनके प्राइवेट पेजेस होते हैं, वो ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग वगैरह कुछ नहीं करते। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि वो अनअवेलेबल रहना चाहते हैं, और वो होल टाइम की मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ था वहां था, क्लाइंट कुछ कर ही नहीं पाता। और आधे लॉयर्स क्या करते हैं, बीच में मिडवे जैसे फीस ले ली, फिर उसके बाद की उनको लगा उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, वो डेट्स पे गए नहीं, एडजमेंट ले लिया, ये वो, उसको लगा कि ये प्रॉपर लॉयर था ही नहीं मेरे केस के लिए, एंड देन क्लाइंट हैड टू चेंज, देन दे सफर अ लॉट। नाउ आई हैव हर्ड ऑल दी स्टोरीज कि ओवरचार्ज किया। जैसे अभी एक केस आया जो मैंने आपको बताया भी था, वो लॉयर वो बोलता है मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, और यहाँ पे उसने एक लेडी से, ओल्ड लेडी से 67 लाख रुपीज ले लिए स्टे, प्रॉपर्टी में स्टे का लगाने का, वो भी कुछ नहीं 70 लाख। हाँ 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 60-70 लाख अराउंड उसने ले लिए। ठीक है, वो भी 30,000 के मैटर में, इमेजिन, बहुत बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं है। और एक ओल्ड लेडी है, उन्होंने अपना घर वर बेच दिया और सब कुछ कर दिया। अब उसके ऊपर प्रोफेशनल उन्होंने वो मिसकंडक्ट का लगा रखा है, और चीजें, ये उन्होंने मतलब दैट गाय वांटेड टू मी टू डिफेंड हिम। हाँ, कि दैट एडवोकेट वांटेड कि आप मुझे डिफेंड कर देना, तो मैंने तो किया नहीं, मैंने आई जस्ट टोल्ड हिम दैट यू, आई स्पोक टू दैट लेडी आल्सो। तो मेरी जगह कोई और लॉयर होगा तो उसे लगेगा ठीक है ये दे रहा है मुझे 3-4 लाख रुपए, मेरे को क्या है, मैं तो आई विल डिफेंड, क्या एवरीबॉडी विल डिफेंड, आई एम टेलिंग यू। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि और लोग कर रहे हैं तो वो गलत बात है और सही बात है, बट मे बी बिकॉज आई ओनली डू दोज थिंग्स जो मुझे लग रहा है कि हाँ दिस इज एथिकल एंड इट इज अलाइंड विद माई पाथ, सिंपल एज दैट। अगर किसी का एम ही सिर्फ पैसे कमाना है तो वो ले लेगा, सीधी सी बात है। अगर मेरा एम है इस लाइन के अंदर अपनी रेपुटेशन, पावर और डिग्निटी बढ़ाना, और मेरा हम इस प्लैनेट पे आए, इस जीवन को जिया, सब कुछ भगवान ने मुझे ब्लेस किया, दिया। अगर मैं जाने से पहले कुछ कर ही नहीं पाई सब लोगों के लिए, मैं कुछ दे ही नहीं पाई, तो आई विल बी जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। जैसे लोग आते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, मर जाते हैं, who knows them? So I want, before I go, I should always live in the memories of people, rent free, you know. मैं rent free रहना चाहती हूँ सबके दिमाग के अंदर, without paying any rent. तो वो सबसे बड़ी कमाई है, I think. तो इसलिए I felt कि I should do something that will be a win-win situation for both lawyers and the client. कि मैंने उनको भी वहां से काउंसिल किया, मैंने उसको भी समझाया कि यू हैव डन समथिंग रियली। ही सेड नो, आई फॉट हर केसेस एंड दिस दैट, एंड ऐसा नहीं है, उनके 4-5 थे, मैंने सबका काम किया है। तो आई सेड स्टिल यू ओवरचार्ज्ड, या तो आप उसके जितने भी एविडेंस जो प्रूफ होंगे आपके, जिन डेट पे आप गए होंगे, ऑर्डर शीट्स वगैरह सब कुछ आप निकाल के इसमें लगाओ अपने केस के अंदर उसको। तो ठीक है, वो तो अपना केस वो फाइट कर लेगा, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप क्लाइंट डीलिंग ना आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खुद का नेचर कैसा है। आप डोंट ट्राई टू प्रिटेंड। अगर मेरा नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैं प्रिटेंड करूं कि नहीं आप तो जैसे बोलेंगे, ये प्रिटेंस ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। सो द थिंग इज वट एवर यू फील, वट एवर योर कंफर्ट इज। सो क्योंकि मैं सस्टेन कर सकती हूँ अपना खर्चा, मैं उसे ज्ञान नहीं दे सकती जो बेचारा सस्टेन ही नहीं कर सकता। अब वो तो फिर करेगा ही ना ऐसे क्लाइंट को, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट।
बट अगर अगर आपके पास किसी लिमिट तक अच्छा पैसा है, आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, सो प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन। आपको क्लाइंट को परस्यू नहीं करना है आगे से, आपका काम ऐसा होना चाहिए, काम इतना बोलना चाहिए कि क्लाइंट आपके पास खुद आगे से चल के आए एंड ही शुड आस्क यू दैट मैम या सर मुझे आपसे ही ये मैटर करवाना है, and then you tell the client that listen, being a practitioner and expert, I have more knowledge about this. मैं नहीं चाहता कि आपका केस खराब हो जाए। अगर आप बीच बीच में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि दिस, बट यू नो आप जो ये ऑनलाइन देख के आ रहे हैं ना ज्ञान, ये लीगल इन्फ्लुएंसर्स का, ये कोर्ट में नहीं चलता क्योंकि एवरी केस इज डिफरेंट। वी हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू, या आप बोलेंगे ना अरे उसका तो 125 में उसको 2 करोड़ मिल गए, मेरे को तो 50 लाख भी नहीं मिला, कोई बोल रहा है मेरे को 5 लाख, तो इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन। आप इतनी डेप्थ नहीं रखते लॉ की, जो प्रैक्टिकली डील कर रहा है जज के नेचर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि उस दिन जज का मूड क्या है, नेचर क्या है, किस कोर्ट में केस लगा है, वो सब हम देखते हैं, आपको नहीं पता ये सब। सो प्लीज डोंट गेट इनटू द निटी ग्रिटी विद अ लॉयर कि आप लॉयर को लॉ सिखाने लग जाएं, डोंट डू दैट। बीइंग एज ए वुमेन, आप एक महिला हैं, काफी सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, तो लीगल फील्ड में स्पेसिफिक चैलेंजेस बताइए हमें जो महिलाएं फेस करती हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने क्यों ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर इस चीज से चालू किया कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जजमेंट्स पास किए विमेन प्रो लॉज के ऊपर, ठीक है, जैसे विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर वर्क प्लेस हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया जजमेंट। तो द थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे अडल्ट्री हो, शाहबानो वाला केस, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पास किए, यू नो जेंडर जस्टिस को लेके बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, बट खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेंडर इक्वालिटी के नाम पे अगर एक जस्टिस बीवी नागरत्ना के अलावा जजेस, मैं उनको फीमेल जजेस में ज्यादा जानती हूँ, बाकी कितनी फीमेल लॉयर्स होंगी जो बार की आज तक प्रेसिडेंट कभी बनी है, बार की प्रेसिडेंट कौन फीमेल लॉयर्स, मैं तो इनफैक्ट 2-4 के अलावा किसी बहुत प्रोमिनेंट लेडीज का नाम भी नहीं जानती हूँ, ठीक है, मैं खुद लॉयर होते हुए भी कि अरे शी इज टू गुड, यू नो, ऐसे मैं जानती भी नहीं। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आप में से पब्लिक ऑडियंसेस में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि अगर एक बार को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु आर द टॉप लॉयर्स ऑफ इंडिया, आप आंख बंद करके सिर्फ 4-5 मेल्स के नाम याद आएंगे, कौन सी फीमेल का नाम याद आएगा आपको? तो द थिंग इज कि जेंडर इक्वालिटी है कहाँ, हम बोल रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, हम बातें कर रहे हैं, हम जजमेंट्स पास कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अनियल्स बोल रहे हैं सारे तो विमेन प्रो लॉज हैं। अगर विमेन प्रो लॉज हैं तो फिर इक्वालिटी, फिर तो सारी जगह प्रेसिडेंट और ये सब फीमेल्स को होना चाहिए था। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी टू से, मुझे तो नहीं दिखने को मिलता। मोस्ट ऑफ द सीईओज और जो टाइम लगता है, देखिए हर चीज में टाइम लगता है मैडम, और हम लोग अभी आजादी के 74-75 तो 75 साल में भी इतना टाइम लग गया कि फीमेल्स इक्वालिटी पे नहीं आ पाई। दिस इज द फेलियर ऑफ द सिस्टम। हाँ, भारत जहाँ पहले चुनाव में ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए, हाँ, वहीं अमेरिका में 90s 80s में आके वोटिंग राइट्स दिया, राइट। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है हमें। आप समझ नहीं रहे मेरा पॉइंट। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात। चाहे मेरे को मतलब ही नहीं है ना अमेरिका हो कोई और कंट्री हो, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, जो हम बातें, जैसे अगर हम माता की बात करते हैं, हम अपने घर में जो माताएं हैं, चाहे अपनी खुद की माँ हो चाहे बीवी हो, उनको तो हम ऐसे दुत्कार रहे होते हैं कि चलो तुम्हें कोई अकल नहीं है, ये है वो है, ये अपना काम करो घर का, और वैसे मंदिर में जाके देवी माँ के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं। हाँ, तो द सेम थिंग कि हम सुप्रीम कोर्ट में हम बातें करते हैं कि अरे जेंडर इक्वालिटी ये वो, कि फीमेल के लिए ये लॉ पास हुआ ये वो, तब लोग तालियां बजाते हैं, और उसके बाद जब मैं इलेक्शंस की बात करती हूँ तो कहाँ है जेंडर इक्वालिटी? अगर बार में मैं आई वाज द ओनली पर्सन, आई वेंट टू द प्रेसिडेंट टू आस्क हिम कि भाई आपने फीमेल रिड्रेसल फोरम है क्या यहाँ पे कोई? और वो बोले हाँ हमने बनाया ये वो। कौन सा? भाई मुझे पता नहीं चला आज तक कि अगर किसी फीमेल के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो वहां पे आप बोल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि वहां एक कमिटी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊं, जूनियर्स के नॉट इन लीगल फील्ड,
कॉर्पोरेट, हर फील्ड में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों के साथ। इसीलिए ये विशाखा वाला जब केस के इसमें ये पॉश एक्ट बना, तो अब फिर भी अभी भी हो रही है चीजें। तो वी हैव टू बैलेंस इट आउट कि फीमेल्स की भी तादाद लीगल सिस्टम में उतनी होनी चाहिए, सो दैट द थिंग्स गेट बैलेंस्ड। और मेल्स को भी फीमेल्स का पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू, जो वो सोचते बचपन से क्या सोचते हैं, यार फीमेल्स ये नहीं कर पाएंगी, ये नहीं। मैं खुद जब मैं बच्ची थी मैं ये सोचती, अरे मम्मी आप नहीं, पापा करेंगे, ये पापा कर पाएंगे वो, क्योंकि हमें ऐसी सोच दी गई थी। जब अब मैं ड्राइव करती हूँ, मैं सारी चीजें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना ये मेरे मेल काउंटर पार्ट्स कर ही नहीं सकते। तो ऐसा हमारे दिमाग को मतलब मेंटल पैटर्न बनाया गया। तो व्हाट आई मीन टू से कि उस चीज के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। अब आप इसको ये मत सोचिए कि 60 साल लग गए, 50 साल, आई डोंट केयर। अब मैं अभी की बात कर रही हूँ, दिस इज 2025, नाउ यू हैव टू अप योर गेम। अब फीमेल्स को आना चाहिए, रिजर्वेशन फीमेल्स को ज्यादा परसेंटेज में यहाँ पे मिलनी चाहिए सीट्स। जो फीमेल लॉयर्स हैं प्रैक्टिस में जो आ रही हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? मेरे को दोनों से है, मेरी सिंपैथी दोनों से है, बी इट मेल लॉयर्स और फीमेल लॉयर्स जो भी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? मेरा एडवाइस सिर्फ इतना है कि व्हेन यू आर कमिंग टू दिस लाइन, दिस इज नॉट ग्लैमर, ज्यादा सोच के मत आओ। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन दिस लाइन, एंड वेरेवर यू फील दैट यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक कि ये तो झेलना ही पड़ेगा, इससे मुझे आगे काम मिलेगा और ये सर मेरे लिए ये कर देंगे, ये कोई कुछ नहीं करने वाला है। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आप जहां भी अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, इमेजिन आपको बटरफ्लाईज चाहिए अपने घर के अंदर, बटरफ्लाई से आपको प्यार है, बटरफ्लाई के पीछे भागोगे तो बटरफ्लाई पकड़ में आ जाएगी, कभी आ सकती है कभी। लेकिन अगर मुझे बटरफ्लाईज देखने का इतना शौक है तो इट्स बेटर कि मैं अपने घर में एक गार्डन बना दूं, अपने आप बटरफ्लाईज आ जाएंगी। जब मैं गार्डन में रोजेस उगाऊंगी, कुछ प्लांट्स उगाऊंगी, बटरफ्लाई आ जाएंगी ना। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस को ऐसा बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ, इतना वैल्यूबल बनाओ कि अपने आप पीपल शुड से कि या दिस पर्सन, आई वांट टू वर्क विद दिस पर्सन, यू नो। आपको कॉम्प्रोमाइज पता है किस लेडी को और किस इंसान को करना पड़ता है? जिसके अंदर वैल्यू नहीं है। अब किसी औरत को पता है कि मेरे अंदर वैल्यू है, मैं वो सब कर सकती हूँ जो ये कोई भी कर सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज करेगी? कभी कभी नहीं करेगी। वो उसको वो नेगोशिएट करेगी कि दिस इज व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल एंड दिस इज व्हाट आई विल चार्ज। बहुत सही बात आपने बताई। आपके नजर में इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा और अर्जेंट रिफॉर्म क्या लाना चाहिए? इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ये तो, लेकिन वो तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुझे लगता है ना, अडल्ट्री वाला जो स्टक डाउन हुआ है, आई डोंट थिंक सो इट वाज अ राइट मूव एट ऑल मेरे नजरिए में, बिकॉज सिंस दिस वाज डन, बी इट मेल्स और फीमेल्स बोथ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। ये हिंदू मैरिज एक तरह से सेक्रेमेंट माना जाता था हमारे यहाँ, और हमने मेरे को याद है जब हम बच्चे थे तो हमने सबकी मैरिजेस में मतलब इतनी ये देखा है कि सब हस्बैंड वाइफ इतनी अच्छी तरह से रहते थे, मेरे मॉम डैड इतने प्यार से दोनों ने अपनी लाइफ बिताई होगी। तब उन लोगों को पता भी नहीं था कि एक्स्ट्रा मैरिटल और ये सब चीजें। अब सोशल मीडिया पे जितनी गंदगी मैं ये देख रही हूँ, और इट हैज बिकम सो नॉर्मल, बिकॉज उनको जब तक यहाँ पे क्या है या किसी भी कंट्री में, जब तक डंडा नहीं है ना सर पे, किसी चीज पे कैपिंग नहीं है या आपकी कोई पनिशमेंट नहीं है किसी चीज के लिए, तो डर ही नहीं है, डर खत्म है कि अच्छा ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो क्या है, इससे कोई क्राइम तो है नहीं। तो बट एक तरह से क्राइम है ही कि आप इमोशनली और पूरी एक फैमिली को रेक कर रहे हो आप, ठीक है। आदमी को भी कहीं ना कहीं, मेल्स आर सो वनरेबल, कोई ऑफिस में बैठा है और उसको कोई दूसरी लड़की आती है, वो उसको मतलब वो करके कैसे भी करके अट्रैक्ट कर लेती है। अब इमेजिन उसकी तो बैक एंड पे पूरी फैमिली बर्बाद हो गई ना। दैट पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट हैव आई डन, व्हाट ब्लंडर। एक लेडी है, वो उसका हस्बैंड उसे टाइम नहीं दे रहा है, वो घर पे बैठी है बच्चे का, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे लड़कों से बातें करने लग जाती है, एंड देन शी फॉल्स फॉर दोस गाइज, एंड वो लड़के भी उसे छोड़ के चले जाते हैं, एंड देन वो डिवोर्स हो जाता है एंड शी इज लिविंग हर लाइफ अलोन। तो ये आप बात के रेप्रिकॉशंस नहीं समझते। द थिंग इज कि जो अडल्ट्री को स्टक डाउन किया ना, ये अगर ये लीगल रहता ना तो बहुत सारी मैरिजेस बच जाती हैं। और मतलब ये जो हिंदू मैरिज एज अ सेक्रेमेंट है, ये जो डिवोर्सेस का रेट बढ़ रहा है जिस तरह से, और मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है बच्चों के लिए। नो व्हाट, अगर एक बच्चा देखता है अपने फादर को किसी और लेडी के साथ या
मतलब यू नो लेडी देखती है, मतलब उसकी बच्ची देखती है अपनी माँ को किसी, दिस इज द वर्स्ट थिंग वी कैन गिव टू किड्स, यू नो. सो मुझे लगता है कि ये स्टगना नहीं होना चाहिए था. आई एम अनहैप्पी विद चंद्रचूड़ जी फॉर दिस. ओके, आपकी नज़र में कोई लैंडमार्क जजमेंट जो आपकी लाइफ को, आपके थॉट को इन्फ्लुएंस करता हो? नहीं, विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 का जो जजमेंट है वो, दैट इज लैंडमार्क, दैट वाज अ गुड मूव. वो आपको इन्फ्लुएंस करता है? हाँ, मतलब कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये बहुत कॉमन है कि कोई बॉस बना हुआ है वो अपनी एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास करेगा कि भाई यू हैव टू. तो पॉश के डर से अब ये काफी चीजें इम्प्रूव हुई हैं, लड़कियां खुल के आप देखिए ना, फीमेल्स कितनी सारी आ गई हैं वर्क फोर्स में, पहले इतनी सारी नहीं थी. अब बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम देयर माइंड कि यही एक उनको ना मेंटली कंडीशन कर दिया गया था कि ये तो करना ही पड़ेगा. मुझे याद है कि व्हेन आई स्टार्टेड इन एन एनजीओ, मैं थोड़ी फिर भी उन लड़कियों से 2-4 साल बड़ी थी, 2-3 साल. जो बाकी लड़कियां आ रही थी कॉलेज से पास आउट होके, वो जो एनजीओ का ओनर था उसकी सुबह की क्या हैबिट थी कि वो आएगा और वो भगवान के नाम पे सब लड़कियों में से गले लगाएगा. इट्स लाइक दैट. अब वो बाकी तो अपने आप को बच्चों की तरह की सोच रही हैं, उसका काम कर रही हैं, और कोई वो उनके बालों से खेल रहा है ये वो. बट आई कुड अंडरस्टैंड ही इज सेक्सुअली, यू नो, वो इंसेस्ट, उसका वो चीप है वो आदमी. आई कुड अंडरस्टैंड. बैड टच गुड टच. हाँ, मतलब हो सकता है उनको भी लगता है उन लड़कियों को, लेकिन वो ये सोचती हूँ अरे नहीं सर तो बहुत अच्छी हैं, ये ही वाज अ मैरिड मैन, ही हैड किड्स एंड एवरीथिंग. एक दिन आई यूज्ड टू हैंडल द सीएसआर इन दैट एनजीओ, उड़ान नाम था, और मैं वहाँ पे मतलब डेस्क के ऊपर बैठी थी, आई वाज डूइंग माय वर्क. तो जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा पीछे somebody just ऐसे hugged me and I just looked at the back and he was like, और बेटा कैसे. मैंने उनका हाथ पकड़ के ऐसे किया and he fell, मतलब बाहर गिरे वो. I was like, how dare you touch me? He's like, और भी तो बच्चियां हैं, मैं उनको, मैंने कहा आपकी हिम्मत, और बच्चियां हैं, उनको अकल नहीं आ रही, उनको नहीं समझ में आ रहा, वो बोली हैं, अदरवाइज तुम जैसा आदमी. मैंने कहा द वे यू, आई मीन होल, मतलब तुम्हें क्या राइट है मुझे ऐसे पकड़ने का और ये वो. मैंने कहा दिस आई वुड टॉलरेट, लाइक आई कुड अंडरस्टैंड व्हाई वाज ही लाइक हगिंग मी लाइक दैट. आई जस्ट टोल्ड हिम आई डोंट वांट, ही उसने मेरी सैलरी नहीं दी, ही डिडंट गिव, आई वॉकड आउट. बट उसको मैंने वो दिन दिखा दिया दैट ही हैड टू कम. एंड जब मैं दूसरी कंपनी के लिए वर्क करने लगी थी, तो मैं फिर उसमें ना, मैं और बड़ी कंपनी के लिए काम करने लगी थी, तो उसमें सीएसआर तो एनजीओस को चाहिए होता है ना, ये तो मैंने उससे वो दिन भी दिखाए उसको कि उसने मेरे जूते भी साफ किए, उसके ओनर ने. यस, लाइक, एंड देयर वाज अ कंपनी व्हिच आई लेफ्ट, आई वाज लीविंग मतलब द डे, एंड माय बॉस आस्क्ड मी कि और पूजा, वैसे तुम्हारा नेचर तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर जैसा है, तुम कहीं जॉब वॉब तो तुम कभी नहीं कर सकती लाइफ में, यू आर लाइक एन एंटरप्रेन्योर. मुझे ये बताओ कि जब तुम बॉस बन जाओगी, मतलब जब एक कंपनी में अपनी खुद की कंपनी खोलोगी, कुछ बन जाओगी, तो तुम क्या करना चाहोगी, लाइक व्हाट विल यू डू. मैं कहा सिंपल बात है, मैं तो एक ही चीज करूंगी. बोले क्या? मैं आपके जैसे लोगों को स्टाफ में रखूंगी. He was like, what? I was never scared of anybody. Like I was just upfront. जी. थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, काफी सीरियस हो गया है, और एक रैपिड फायर राउंड करते हैं इसमें. तो चलिए थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए, तो बताइए फिर फेवरेट सुप्रीम कोर्ट जज. Up till now, yeah, I like Justice B.V. Nagaratna. मेरे को लगता है वो जब वो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगी इंडिया की, I'm very happy for that. Like, you know, ऐसे तो सारे अच्छे जज, मतलब She's your favorite judge. पहले चंद्रचूड़ जी was my favorite, बट जब से वो मोदी जी के साथ उन्होंने वो आरती करी है, I'm strictly, मतलब I got against, like I did not like that at all. ये इसमें क्या बुराई है? इससे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस जो हैं, इंदिरा गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के जो पिता थे राजीव गांधी के साथ, मैं बताती हूँ, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी बहुत सारे ओकेजन्स पे इवन राष्ट्रपति भी गए हैं. हाँ. तो अगर मोदी जी अगर किसी चीफ जस्टिस के यहाँ चले ही गए, तो उसमें क्या बुराई है? मैं बताती हूँ आपको. अब आपको मैं इस चीज का डिफरेंस समझाती हूँ जो पब्लिक को नहीं समझना.
चीफ जस्टिस, आपको पता है वो इलेक्टोरल बैलेट वाला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में उसी टाइम पे, जब वो सारा न्यूज आ रहा था और कि उसके अंदर कोड कहाँ है, ये वो, और अलग अलग तरह की न्यूज जा रही थी क्योंकि कितने लोगों ने फंडिंग की हुई है, कितना इसमें करप्शन हुआ है, ये वो, एंड चंद्रचूड़ जी की जजमेंट्स वगैरह सब कुछ आ रहे थे लाइव, ठीक है। उसके थोड़े दिन के बाद मोदी जी का आता है वीडियो। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, इस कंट्री की मैं मतलब चीफ जस्टिस हूँ, लीगल गार्डियन। हाँ, लीगल गार्डियन हूँ एक तरह से, और ये इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके अगेंस्ट ही कुछ एलिगेशंस हैं। मैं नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। We are just giving a hypothetical example. You are Narendra Modi. Thank you. Some kind of allegations are upon him, and I'm judging that. So right now I'm at a bigger position of my karma in the sense, ठीक है, कि कृष्ण जी ने भी तो बोला ना, कर्म सबसे ऊपर है, आपका जो धर्म, आपके जो फर्ज बनता है वो सबसे ऊपर है। तो वैसे वो कोई अभी तक ये नहीं है, यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन, यू नो, आपके कोई प्रूफ तो हुआ नहीं है कुछ भी आपके ऊपर। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि कहाँ मैं उनको गार्जियन ऑफ द लीगल सिस्टम समझ रही हूँ, कि he is a man of his judgments and like his own thoughts, like he has a firm thought process, और वो मोदी जी के साथ वीडियो आ रहा है ऑनलाइन, और वो मोदी जी बीच में खड़े होके उनके यहाँ आरती कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे घर में अगर चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, मेरे घर में दिवाली की पूजा हो रही है तो मैं ही करूंगी आरती, बी इट एनीबडी। अगर सोसाइटी का कोई प्रेसिडेंट होगा वो आके मेरे घर में आरती नहीं करने लग जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दैट, कि चीफ जस्टिस के घर में आके उनकी वाइफ खड़ी है एक साइड चीफ जस्टिस खड़े हैं और बीच में मोदी जी आरती कर रहे हैं, और उसका वीडियो बनाने का क्या सेंस था? चलो अगर कर भी रहे हैं, किसी घर में कोई प्राइवेट अफेयर हो रहा है कि मेरे घर में आके समझ लीजिए शाहरुख खान आके आरती कर रहा है, और अगर मैं उसका वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट करवा रही हूँ और उसी के अगेंस्ट मैं काउंसिल हूँ, मतलब मैं उसी के फाइट कर रही हूँ, वो एनडीपीएस वाला केस सपोज, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? आप मुझे बताइए, क्या इंप्रेशन जाएगा? आर्यन खान पे अभी भी चार्जेस तो है ही ना। अगर आई एम फाइटिंग अगेंस्ट और मेरे घर पे आके वो आरती कर रहा है शाहरुख खान मेरे साथ दिवाली की उसमें, और ही स्टार्टे वो थाली लेके ही स्टैंडिंग एंड मैं पीछे खड़ी हूँ, तो हो सकता है ये कि चंद्रचूड़ साहब आरती पहले कर लिए हों और मोदी जी जो है बाद में आरती कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, और उनका वीडियो बनाया गया। नहीं, वीडियो बनाया क्यों गया? वीडियो बनाने का सेंस क्या था? जनरली जो भी लीडर्स होते हैं, अच्छा चलिए, वो उन्होंने बनाया। चंद्रचूड़ जी का आपको पता है खुद के पीआर होता है, खुद का उनका, ऐसे उनकी कंसेंट के बिना तो ऑनलाइन फ्लैश नहीं हो सकता ना वीडियो। हाँ, मतलब जैसे सब जगह लिंक्डइन वगैरह में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, हाँ, तो ये नहीं वो जो अपलोड किया गया पब्लिकली, उससे लॉयर्स के बहुत सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। अच्छा, जी जी, उससे बहुत लॉयर्स के सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, क्योंकि हम जुडिशरी को ऊपर रखते हैं पॉलिटिक्स और चीजों से, उनकी पोजीशन जुडिशरी डेफिनेटली इज अ टोटली लीगल गार्डियन, इज अ प्रोटेक्टर, एब्सोल्युटली हम उनसे ऊपर रखते हैं अपने। एक सेपरेशन होना चाहिए, एंड देयर इज अ डिग्निटी ऑफ द पोजीशन। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई किसी के घर विजिट नहीं कर सकता या कुछ है, लेकिन आप उसी इंसान को प्राइमरी दिखा के और अपने घर में थाली से पूजा करवा के, और व्हाट डज दैट शो, यू नो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लैंडमार्क केस दैट एडमायर्स यू। लैंडमार्क केस जो सबसे ज्यादा आपको एडमायर आप करती हैं अभी तक? मैं मतलब ठीक है, आई वुड से सो मेनी केसेस इन विच, जैसे वो शाबानो वाला केस है या ये विशाखा वाला केस है, और बहुत सारे जजमेंट्स और भी आते रहते हैं, बट जो ये लैंडमार्क केस, हाँ ठीक है। अगला केस वन लॉ, जो आप चाहती है कि ये बदलाव है इस लॉज में। एडल्ट्री में बदलाव होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। मैं नहीं चाहती ये डीक्रिमिनलाइज हो। इसकी वजह से बहुत मैरिज पे से लोगों का भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि जब खुला हो गया कि अफेयर करो तो फिर मैरिज करेगा ही क्यों कोई। सो चेंबर्स में क्या प्रेफर करते हैं, टी और कॉफी? ना टी ना कॉफी, not at all. When I am at work, I'm at work. Maximum I'll just drink water. कोई टी कॉफी कुछ नहीं पीती मैं ना। ओके, स्ट्रेस बूस्टर के तौर पे क्या यूज करती है, लॉ बुक या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स तो आज तक ही नहीं देखा है वैसे, आपको शॉकिंग लगेगा, मैंने कभी नहीं देखा है।
अच्छा। और लॉ बुक्स भी कोई स्ट्रेस बस्टर के हिसाब से नहीं है. What I do is like I do meditation and I do yoga. I feel when I meditate, I talk to the universe and I get signals that this is right. Because बचपन से मेरे जितने भी questions थे mind में, I think now I'm absolutely clear because universe has answered them all. So I think meditation. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं? वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे ही करते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, बट इन मॉडरेशन. आप एक्सरसाइज भी करिए, आप अच्छा खाना भी खाइए, आप अपने आप को. और जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है लॉयर्स के बारे में कि लॉयर्स तो बड़े ब्लैंड होते हैं, ऐसे ही दिखते हैं, मतलब बिल्कुल. बेसिकली पीपल थिंक अबाउट दैट लॉयर्स आर सो बोरिंग. हाँ, दे आर सो बोरिंग. ये देखिए, अब वो 1960s नहीं रह गया है. दिस इज 2025. अब के जितने भी लॉयर्स हैं कोई बोरिंग नहीं है. जिसके पास भी देखिए पैसा होता है ना, जो भी इंसान अच्छा अर्न कर रहा है वो खुद पे स्पेंड करना जानता है, वो अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करना जानता है, दे टेक केयर. तो ये पुरानी बातें थी, वही पैटर्न आप लेके चल रहे हैं दिमाग में. इट इज नॉट लाइक दैट. एंड पीपल सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर नहीं जानते, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर नहीं जानते, वो सबको एक ही सोचते हैं कि अरे वो लॉयर वो होता है वो जो रोज जाके कोर्ट में जाके चेंबर में बैठ जाता है और हर हेयरिंग पे जाता है. मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वो उनको नहीं पता कि आप इसमें कितने मेंटेन कैसे करती हैं अपने आप को? ब्यूटी विथ ब्रेन्स कैसे मेंटेन है? मैं अपने सोशल मीडिया पे यही बताती हूँ कि मेरा नाइट रूटीन क्या होता है, दिन में क्या होता है, सुबह से क्या रूटीन होता है. आई एम मल्टीटास्कर. एक टाइम पे 3-4 काम कर रही होती हूँ मैं. और बस एक वो टाइम होता है जब मैं पूजा कर रही होती हूँ, तब एक टाइम पे एक ही काम कर रही होती हूँ भगवान की पूजा के टाइम. अदरवाइज एक टाइम पे 3-4 काम कर रही होती हूँ. और उस टाइम मैं कितने टाइम कंटेंट भी शूट कर रही होती हूँ. मतलब मैंने जो गाड़ी में जब मैं जाती हूँ ना, ट्रैवल कर रही होती हूँ, वही मेरा टाइम होता है कंटेंट शूट करने का. बीच में और कोई टाइम नहीं होता मेरे पास. बस वही एक टाइम है जब मैं शूट कर लेती हूँ. अदरवाइज डेली जो प्रैक्टिस, ऐसे बैठ के टाइम नहीं मिल पाता है कि करें. बहुत ही इंसाइटफुल बात आपने रखी, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा आपके साथ. और आप जो स्टूडेंट हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए यही बोलना चाहूंगी कि जब तुम इस फील्ड के अंदर आ रहे हो, ठीक है, ज्यादा इस चीज पे फोकस मत करो कि मेरे मार्क्स इतने आए, मेरे सब्जेक्ट में ये वो तो मैटर ही नहीं करता इसके अंदर. सो बेसिकली दिस फील्ड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जो पहले जब तुम इनिशियली इस फील्ड के अंदर आओ, तुम सब तरह की प्रैक्टिस, चाहे क्रिमिनल हो, सिविल हो, और हो ट्रिब्यूनल्स में, मतलब जो भी तुम्हें लगता है ना, जो तुम्हारे को एक्सेस हो रहा है, ट्राई टू गो टू ईच एंड एवरी कोर्ट, ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू सी. फिर जो तुम्हें लगे ना कि ये मुझे सूट हो रहा है, इसके अंदर ये, मतलब दिस इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग, उसके अंदर अपना नीश बनाओ. पहले शुरू से आप नीश डिसाइड नहीं कर सकते इसके अंदर. क्योंकि क्या होगा, क्या आप जब एक नए लॉयर होते हैं ना, तो आपको सब तरह के केसेस मिलते हैं. अब कोई आएगा, वो बोलेगा कि भैया मेरी बेल करवा दो, मेरा 376 का है, किसी को बोलेगा मेरा 125 का लगा हुआ है, किसी को कुछ है. तो आप नीश कैसे डिसाइड होगा? बट वो करते 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 आपको पता चल जाएगा कि एक्सपर्टीज आ जाएगी, एंड देन आपका नीश डिसाइड होगा. जी जी. इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत धन्यवाद. दोस्तों, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत. अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और उसके बगल में बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो एक आपको नोटिफिकेशन उसके माध्यम से प्राप्त होगा. तो आप इसी तरीके के इंसाइटफुल डिस्कशन, जो वॉइसेज और जो टॉपिक्स कोई और कवर नहीं करता है, उसको हम कवर करते हैं. आने वाले दिनों में जो भी आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी हम पॉडकास्ट शो करें, डिस्कशन करें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा मेल आईडी है theappealingbharat@gmail.com. इस पे आप हमें मेल करके अपनी क्वेरीज या जो भी चाहते हैं कि ये चीज़ आनी चाहिए पब्लिक में, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं. और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और मित्रों और फैमिली और फ्रेंड्स के बीच ये हमारे चैनल को आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले. मैं चाहता हूं कि विश्व गुरु भारत बने. जिस तरीके से सम्राट अशोक और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत और विश्व गुरु महात्मा बुद्ध के उस पथ पर चलते हुए बनाया था, वो 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने. इसीलिए हमने मोटो भी अपना रखा है, ड्रीमिंग डेवलप भारत 2047.
तो इसलिए आप देखते रहिए द फीलिंग हट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।